पाई जाती हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें पदार्थों का, तत्वों का चक्रण कैसे होता है, क्योंकि इकोसिस्टम यानी कि एक तंत्र है आपकी पारिस्थितिकी, और एक तंत्र अकेले वर्क नहीं करता, उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। और इसको योगदान देने में आप सभी को पता है एक जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं, इन्हीं दोनों का योगदान होता है और जिससे आपका चलता है पारिस्थितिकी तंत्र। और ये तंत्र जो चलता है ये कैसे चलता है, जैव भू रासायनिक प्रक्रिया के तहत। जैव भू रासायनिक प्रक्रिया के तहत मैंने आप लोगों को बताया कि जो पोषक तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, चाहे वो बृहद मात्रा में है चाहे वो सूक्ष्म मात्रा में है, इनका क्या होता है, चक्रण होता रहता है। इन्हीं पदार्थों का उपयोग करके जो स्वपोषी हैं वो भोजन बनाते हैं, फिर उसी भोजन को शाकाहारियों को मांसाहारी और फिर इन दोनों को सर्वाहारी ग्रहण करते हैं। लास्ट में उनकी मृत्यु होती है और ये सारे पोषक तत्व जो उनके जो धरती से लेके वो बने थे वो फिर से मिट्टी में, जल में, वायु में मिल जाते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इससे आपको क्या समझ में आया, आपने देखा था कि जल की जो मात्रा है वो सदियों से जितनी थी उतनी ही है और उतनी ही रहेगी। आपने पढ़ा कि कार्बन की मात्रा जितनी थी उतनी है और उतनी ही रहेगी। ये किससे कैसे पता चला, इस चक्र से, क्योंकि अगर वो घटती बढ़ती तो ये चक्र डिस्टर्ब होता, लेकिन ये चक्र तब से चल रहा है जब से जीवन संभव हुआ धरती पर और ये चक्र चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये चक्र नहीं रुक रहा है, तो मतलब कि चीज़ें क्या हैं, हमेशा से समान थी। जल चक्र ये बताता है कि जल का चक्र चलता है, जल समाप्त नहीं होता। कार्बन चक्र बताता है कि कार्बन का चक्र चलता है, कार्बन समाप्त नहीं होता। ऑक्सीजन चक्र चलता है, ये बताता है कि ऑक्सीजन का चक्रण होता है, उसका चक्र चलता है, वो समाप्त नहीं होता। नाइट्रोजन चक्र इस बात का उदाहरण है कि नाइट्रोजन की मात्रा नहीं समाप्त होती है। फास्फोरस चक्र हो गया आपका। इसके अलावा और भी जितने भी आपको पता है उन सारे पदार्थों का, पोषक तत्वों का चक्रण होता है। सिर्फ चक्रण किसका नहीं होता, ऊर्जा का। ऊर्जा एक दिशीय है, लेकिन ऊर्जा क्या है, वो भी जितना पहले थी उतना ही आज भी विद्यमान है। बस हम अपनी गतिविधियों से उसकी जो मात्रा है वो धरती पर आने और जाने का जो रेशियो है उसमें जो है दिक्कत करे। आने का रेशियो तो उतना ही है, लेकिन जो वापस ज़्यादा था उसका रेशियो हम धीरे धीरे घटा दे रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करके। बाकी सारी चीज़ें उतनी ही थी जितनी आज से सदियों पहले थी और आज भी उतनी ही है और आगे भी उतनी ही रहेंगी। इन सब पदार्थों का, इन सब तत्वों का चक्रण चलता रहता है। उसी चक्र की वजह से धरती पर जीवन संभव है और यही चक्र हमारे इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है या जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये चलता रहता है सतत। ये जो है हमेशा गतिमान है, कभी रुकता नहीं है। तो आपको ये जानना है कि इस पोषण चक्र में कुछ तत्व ऐसे हैं जो आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और उन बृहद तत्वों में आपको कौन से तत्वों का नाम पता है जो आपके शरीर में या आपके जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, बताएं। अगर आपको कुछ तत्वों के नाम पता हैं तो आप बता सकते हैं कौन से तत्व हैं जो बृहद मात्रा में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगी होते हैं या किसी भी जीवधारी के लिए आवश्यक हैं, और कौन से पोषक तत्व हैं जो मीडियम में हैं और कौन से हैं जिनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। पहला तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक बृहद तत्व है। और दूसरा कार्बन भी एक बृहद तत्व है। तीसरा नाइट्रोजन। चौथा फास्फोरस। ये चार तत्व। इसके अलावा और भी कुछ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही तो जल बनता है और हाइड्रोजन यानी कि जल के भी टूटने से ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये आपके बृहद पोषक तत्व है, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा बृहद तत्व है, उनकी सहायता से उत्तर दीजिए, या इसमें से कौन सा है जो बृहद तत्व नहीं है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ये आपके 5 बृहद तत्व
तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये जीवधारियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से 3 तो बिल्कुल आपको याद होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो और जोड़ लीजिए फास्फोरस और हाइड्रोजन। ये आपके बृहद तत्व हैं किसी भी जीवधारी के लिए। अब आपका बात करेंगे मध्यम में, तो इसमें आएगा क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर, लोहा। क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर, लोहा। क्लोरीन है, कैल्शियम है, कॉपर है, लोहा है, ये मध्यम में है। इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और पोटेशियम। ये हो गए आपके वो तत्व जो हमें मध्यम यानी कि मिडिल मात्रा में या उच्च से कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है, और कुछ तत्व जो सूक्ष्म है जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक। एल्यूमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक, ये सब आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनका हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा कोबाल्ट, आयोडीन और क्रोमियम भी हैं। कोबाल्ट, आयोडीन और क्रोमियम। कोबाल्ट, आयोडीन और क्रोमियम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इसमें इसी में से एग्जाम में आएगा, बृहद में इसमें से कोई भी मिक्स कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ग्रुप की सहायता से बृहद तत्व बताएं, और फिर आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए 5 तत्व याद रखिएगा। जो बृहद है वो संख्या में सबसे कम है, लेकिन किसी भी जीवधारी का जो टोटल शरीर है या उपयोग है उसमें 99% इन्हीं का योगदान है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो इन बृहद पोषक तत्वों का है। 99% जो ज़रूरत है वो इनसे पूरा होता है। बाकी 1% या 1% से थोड़े ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें सिमट जाती हैं आपकी, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होता है। आपको पता है आयोडीन बहुत थोड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। आपका सल्फर हो गया, मैंगनीज हो गया, इन सब की हमें कम ज़रूरत होती है। लेकिन आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो इसमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें से कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा आपके शरीर में होता है? कार्बन। सबसे ज़्यादा आपके शरीर का निर्माण कार्बन से होता है। इसीलिए तो जब जीवों को जलाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मानव शरीर हो या जीव हो शरीर हो, सबके शरीर से कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। हाँ बेटी, हाँ, जो धुआं के रूप में, क्योंकि ये क्या हो जाता है गैस के रूप में होता है, तो गैस के रूप में जब निकलेगा तो धुआं के रूप में ही निकलेगा। तो धुएं में सिर्फ कार्बन ही नहीं होता, अन्य गैस भी होते हैं, लेकिन उसमें मात्रा सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है। तो ये बृहद, मध्यम और सूक्ष्म तत्व हैं। मैम इसका परसेंटेज भी पूछता है शायद? नहीं, इसका परसेंटेज कभी नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि बृहद तत्वों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तब कार्बन का है। बाकी ये सारे बृहद तत्व हैं जो आपके शरीर के निर्माण में योगदान देते हैं। पेट्रोल जलाने से धुआं नहीं निकलता? क्या पेट्रोल जलाने से कार्बन नहीं निकलता है? बहुत कम निकलता है। जैसे सबसे ज़्यादा कार्बन कैरोसिन से निकलेगा, उसके बाद डीजल से निकलेगा, उसके बाद पेट्रोल से निकलेगा, लेकिन निकलता सबसे, क्योंकि क्या है, ये कार्बनिक लिक्विड पदार्थ हैं, जीवाश्म ईंधन है, तो इनसे कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा। मात्रा कम हो सकती है लेकिन निकलता है। तो अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये समझ में आ गया ना, जैव भू रासायनिक चक्र। ये जो जितने भी आपने पोषक तत्व देखे हैं, इन सब का क्या होता है, चक्रण होता है। इसके अलावा और जितने भी पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हो, उन सब का क्या होता है, चक्रण होता है। ये चक्र चलता रहता है, इनकी मात्रा हमेशा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। अब हेडिंग कीजिएगा पोषण चक्रों के प्रकार।
पोषण चक्रों के प्रकार। ये जो 99 है ना, इसमें कैल्शियम को भी लिया गया है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम को भी लिया गया है। 99 इसमें कैल्शियम को भी जोड़ लेंगे। हालांकि ये बृहद तत्व 5 ही है, लेकिन जब इसको 99 करेंगे तब इसमें कैल्शियम भी जोड़ लेंगे, क्योंकि आपकी हड्डियाँ फास्फोरस और कैल्शियम से बनी है ना, जिनकी मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो जब 99% करेंगे तो कैल्शियम को भी इसमें ऐड कर लेंगे। हाँ बेटे, नहीं ये बृहद में नहीं है, ये बृहद में नहीं है, ये किसमें है आपका मीडियम में है। इसको जब हम इसमें ऐड कर लेंगे तब ये 99% हो जाएगा, अन्यथा ये 97 के आसपास ही रहेगा। 99 करना है तो कैल्शियम ऐड कर लेंगे, ठीक, कैल्शियम ऐड हो जाएगा तब 99 हो जाएगा। पोषण चक्रों के प्रकार। तो भंडारण के स्वरूप के आधार पर पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं। भंडारण के स्वरूप के आधार पर पोषण चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, दूसरा होता है औषधि चक्र, औषधि चक्र। इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। गैसीय चक्र और औषधि चक्र 2 चक्र होते हैं। पोषण का जो चक्रण है 2 रूप में होता है, एक गैसीय और एक औषधि। गैसीय में लिखिएगा, इसमें भंडारण या तो वायु या समुद्र में होता है। इसमें भंडारण, गैसीय चक्र में इसमें भंडारण या तो वायु या तो जल में होता है, जल में होता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल का भंडारण होता है, कार्बन व जल का भंडारण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल का भंडारण होता है, जल का भंडारण होता है। दूसरा औषधि चक्र, इसमें लिखिएगा, इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है, भूपटल पर होता है, भूपटल पर होता है। इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है, आदि तत्वों का भंडारण होता है, आदि तत्वों का भंडारण होता है। तो ये क्लियर है, 2 तरह का पोषक तत्वों का भंडारण आपकी धरती पे होगा। जो गैसीय चक्र होगा वो या तो वायु में होगा या तो वो जल में होगा, और उसमें आप देख रहे हैं क्या क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है। और जो आपका औषधि है ये इसका कहाँ पे होगा, भूपटल पे होगा, यानी कि धरती के सतह पे इसका भंडारण होगा, जिसमें क्या क्या है, आयरन है, गैसीय लोहा, कैल्शियम है, फास्फोरस है और सल्फर है। अच्छा, इसमें से कौन सा तत्व है जो पाया जाता है ना पत्तियों में, क्लोरोफिल में मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में। इसमें से कौन सा तत्व है जो पत्तियों को क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है, मतलब वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मैग्नीशियम, याद रखिएगा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। यही क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है पत्तियों में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्लियर हो गया आपका गैसीय चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब जो है आते हैं इसमें। और औषधि चक्र में यानी कि जो भूपटल पे धरती के पाए जाते हैं इनका चक्रण होता
गैसीय चक्र को देख लेते हैं कि गैसीय चक्र में किनका किनका चक्र होता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जल चक्र। गैसीय चक्र में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र का क्या तात्पर्य है बताएं? जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र से आप क्या समझते हैं, या कैसे कह सकते हैं कि ये जल चक्र? आप लोगों को पता है? जल का वाष्पीकरण सिर्फ यही होगा। हाँ, यानी कि जल मतलब समझ लीजिए लिक्विड, लिक्विड का जो है गैस के रूप में, गैस का ठोस के रूप में, ठोस से वापस लिक्विड के रूप में, और ये जो प्रक्रिया चलती रहती है इसी को हम कहते हैं जल चक्र। आपकी धरती पर जो लिक्विड है, वाटर मतलब पानी, मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, लिक्विड है। पानी को हम लिक्विड में ही देखते हैं। तो जो आपका लिक्विड है इसको वाष्प में बदलने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आपके धरती पे चलती हैं? आखिर जल चक्र चल रहा है, लिक्विड जो है रूप बदल रहा है, तो लिक्विड वाष्प में कौन कौन सी चीजें बदलती हैं बताइए? सबसे ज्यादा वाष्पीकरण, जो कि सभी जगह होता है, जहाँ भी जल होगा, अगर धूप है वहाँ पे टेम्परेचर है तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पोत्सर्जन जो पौधे करते हैं, जो आप करते हैं, जीव जंतु करती, वनस्पतियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और जो टेम्परेचर करता है वो वाष्पीकरण होता है। ज्वालामुखी उद्गार आप लोगों ने सुना होगा। ज्वालामुखी उद्गार ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो जल को लिक्विड से वाष्प या गैसीय रूप में बदलने का काम करते हैं। अगर ये लिक्विड को गैस में नहीं बदलेंगे तो फिर जल गैसीय रूप में कैसे आएगा? कैसे करता है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो बड़े पैमाने पे जल वाष्प नहीं निकलता। सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी फटने से कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से जल वाष्प निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ज्वालामुखी उद्गार से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। इसीलिए तो धुंध छा जाता है, वहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह की जो उड़ानें होती है रद्द कर दी जाती है, धुआं बड़े पैमाने पे निकलता है, कार्बन भी निकलता है, सल्फर भी निकलता है, जल भी निकलता है, और ऑक्सीजन, जल वाष्प में ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन भी निकल रहा है, कार्बन भी निकल रहा है, और जल वाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है आपके ज्वालामुखी उद्गार से। तो ये भी क्या कर रहा है? जल को वाष्प, जल वाष्प किसे कहेंगे? वो जल जो वाष्प के रूप में है वही जल वाष्प हो गया। तो ज्वालामुखी आपको पता है धरती के नीचे से निकल रहा है। आपको पता है धरती के नीचे जो रहता है वो मैग्मा होता है या लावा? मैग्मा। और वो मैग्मा कैसा? लिक्विड अवस्था में है। और अगर लिक्विड है तो उसमें नमी है, नमी कौन लेके आता है? वाटर लेके आता है, यानी कि उसमें वाटर है। अब वो जब बहुत बड़े पैमाने पे हीट होगा तो उसमें जो जल है वो वाष्प में तब्दील हो जाएगा, और जो आपका नीचे मैग्मा है वो बाहर आके लावा के रूप में ठंडा होकर ठोस रूप ले लेगा। तो उसमें से जल क्या हो गया? बाहर हो गया, अलग हो गया, वही जल वाष्प कहलाया। तो जो आपका ज्वालामुखी उद्गार है वो सबसे ज़्यादा जल वाष्पों को बाहर निकालता है, उसके बाद बाकी चीज़ों को बाहर निकालता है। तो जल का जो लिक्विड रूप है उसको गैसीय रूप में आप भी तब्दील कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन करके, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन करके, टेम्परेचर कर रहा है जलाशयों के ऊपर वाष्पीकरण करके, ज्वालामुखी उद्गार से भी हो रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं उससे भी होता है। जैसे सूक्ष्म जीव भी तोड़ेंगे तो आपके शरीर से कुछ तो लिक्विड निकलेगा ही। ऐसे बहुत सारी अन्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो जल है वो वाष्प रूप में तब्दील होता है। ये क्या है? एक चक्र चल रहा है जिसमें हम भी योगदान दे रहे हैं। इसके बाद ये जो वाष्प है ये फिर से लिक्विड में कैसे तब्दील होगा? जब ये ऊंचाई पे जाएगा, यानी कि आपको पता है ऊंचाई पे जाने में हिम रेखा आती है। आप जब जीरो से ध्रुव की तरफ जाते हैं तभी इन्वायरमेंट ठंडा होता है, आप जब धरती से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तब भी इन्वायरमेंट ठंडा होता है। आपका कौन सा मंडल है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है इन्वायरमेंट में? क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट के 5 लेयर में कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है? कौन सा लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर पाया जाता है? बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, सबसे मध्य मंडल।
-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मध्य मंडल का। ये क्वेश्चन भी आया कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मध्य मंडल का। -100 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर इसका क्या होता है, डाउन होता है। सबसे ठंडा लेयर है आपके इन्वायरमेंट का मध्य मंडल। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा, और अगर और भी ज़्यादा ठंडा हो गया तब क्या होगा, बर्फ के रूप में बदल जाता है। और ये बर्फ फिर पिघलेगा तो लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड वाष्प में बदलेगा, और ये जो प्रक्रिया चलती रहती है यही क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाता है। यानी कि जल समाप्त नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, उसमें घिसावट, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बल्कि वो क्या हो रहा है, सिर्फ अपना रूप बदल दे रहा है। जैसा टेम्परेचर वैसा रूप। कम टेम्परेचर लिक्विड, बहुत कम टेम्परेचर ठोस, अत्यधिक टेम्परेचर तो वाष्प। बस यही प्रक्रिया चलेगी। आपको वाटर हर जगह मिलेगा, आप डिसाइड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर जैसे यहाँ भी तो हवा में पानी है, कहीं कहीं तो ऐसी मशीनें भी बना दी गई हैं कि पानी को इन्वायरमेंट से वो तुरंत जो हवा में पानी है उसको लिक्विड में बदल देती हैं और लोग उसको पानी पी लेते हैं। ऐसे भी मशीनें बनाई जा रही हैं जो हवा के पानी को, यानी कि जो वाष्प में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हैं और उसमें उन सारे पोषक तत्वों को मिला देती हैं, जिससे वो पानी एक हेल्दी वाटर के रूप में हो जाता है और लोग उसका भी सेवन करते हैं। तो आपकी हवा में भी पानी पाया जाता है, लेकिन यहाँ का पानी किस रूप में है, वाष्प में। आपके इस इन्वायरमेंट में पानी है, लेकिन इस समय पानी कम है आपकी हवा में, क्योंकि ये ठंडा और शुष्क मौसम है। और जब गर्मी आएगा तब वो गर्म और शुष्क मौसम होगा, उस समय भी हवा में पानी कम होगा। सबसे ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में पानी कब होगा, वाष्प के रूप में, बारिश के मौसम में। उस समय सबसे ज़्यादा पानी हवा में मौजूद होता है, इसीलिए आपको चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस होती है। आपके शरीर पे जो पसीना होता है वो सूखता नहीं, क्योंकि शुष्कता है नहीं, तो हवा आपके शरीर के जो आप वाष्पोत्सर्जन कर रहे होते हैं उसको वो नहीं लेती और वो आपके शरीर पे ही बना रहता है, इसलिए आपको ठंडा नहीं बल्कि उल्टा गर्म महसूस होता है। बात समझ में आ रहा है ना। ये सब किसकी वजह से, आपके इन्वायरमेंट में पानी की उपलब्धता की वजह से है। तो जल चक्र समझ में आ गया। आई थिंक इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात करेंगे कार्बन चक्र का। कार्बन चक्र चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि कार्बन की मात्रा भी हमेशा से भूपटल पे उतना ही है जितना कि पहले था। तो आपके भूपटल पे कार्बन की मात्रा जो है वो काफ़ी है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो आपका जीवों का जो शुष्क भार है उसका 49% कार्बन से बना है। आपके शरीर का शुष्क भार का 49% किससे बना है, कार्बन से। शुष्क बात कर रहा है, याद रखिएगा, ये रूप नहीं जिस रूप में है, जिस रूप में आपके शरीर में नमी है। शुष्क भार में आपके शरीर का 49% कार्बन से बना हुआ है। और साथ ही आपको ये जान के और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो टोटल 100% कार्बन है उसका 71% कार्बन आपके समुद्रों में घुला हुआ है। जितना कार्बन आपकी दुनिया में भूपटल पे पाया जाता है उसका 71% आपके जल में घुलित रूप में है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके धरती पे 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा स्थल है, तो कार्बन का अगर 3 हिस्सा जल में है तो कोई आश्चर्य वाली बात है क्या, नहीं है, क्योंकि वो 3 हिस्सा जल पारितंत्र में पाया जा रहा है, 1 हिस्सा स्थल पारितंत्र में पाया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ अगर नहीं पता है तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपके स्थल का 71% कार्बन आपके जल में घुलित रूप में है। और ऐसे ही आपके ऑक्सीजन का भी सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जल से, शैवालों से प्राप्त हो रहा है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में लाने की जो पावर है वो किसके पास है, ऑक्सीजन बनाता कौन है, ऑक्सीजन बनाता कौन है, पेड़ पौधे, प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन बना सकते हैं और कोई मशीन नहीं है जो आपके लिए ऑक्सीजन बना दे। यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि जल में आपका हाइड्रोजन जो होता है, जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप है और वो जल है, उसमें से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को अलग करने की जो क्षमता है वो प्लांट्स के पास है। और ये जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब वो हाइड्रोजन को, कार्बन को भोजन के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन को हवा में मुक्त कर देते हैं। उनकी वजह से आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन बनाता कौन है, प्लांट्स। फिलहाल हम बात करें कार्बन का। आपके शरीर का शुष्क भार का 49% आपका कार्बन से बना है
और 100% कार्बन का 71% जो कार्बन है वो जलों में घुलित रूप में है। इसीलिए कहा जाता है कि जलीय पानी तंत्र को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, आपके ब्लू सिंक है, जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर अवशोषित कर रखा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो सारे कार्बन क्या होंगे, हवा में आएंगे और फिर आपके लिए जीवन संभव नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब कार्बन चक्र भी देख लीजिए। कार्बन चक्र में आप जानते हैं जो स्थल में कार्बन है वो पेड़ पौधों में है, यानी कि जितने भी आपके जीव हैं या सजीव हैं, सजीवों में वनस्पतियां भी हैं वो भी कार्बन से बनी हैं, जीव भी हैं वो भी कार्बन से बने, जैसे आपके शरीर में खुद ही 49% शुष्क कार्बन का है। ऐसे बाकी सभी जीव, चूँकि आप भी बाकी जीवों की तरह एक जीव हैं, बस इतना है कि आपके पास सोचने की क्षमता है और आपका हाथ स्वतंत्र है जिसका उपयोग करके आप काम कर लेते हैं। बाकी जीवों के पास सोचने की क्षमता नहीं है और अपने हाथ का प्रयोग भी पैरों की तरह करते हैं। बस इतना ही अंतर है कि हम जो है बाकी जीवों से अलग है। तो यही समझ लीजिए, आपके शरीर का 49% कार्बन है तो बाकियों के शरीर का भी क्या होगा, उतना ही कार्बन से बना। यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी कार्बन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में वो भी तो ग्रहण कर रहे हैं और उसी को हम ग्रहण करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपकी वनस्पतियाँ, जीव जंतु, ये सब कार्बन सिंक हैं। आपके कोयला है, उन्हीं पेड़ पौधों का धरती में दबने से कई करोड़ों या लाखों वर्षों के टेम्परेचर और दाब ताप से वो क्या होते, कोयले में तब्दील हो जाते हैं। वो भी क्या है, साक्षात कार्बन का सिंक है। आपका जो लिक्विड रूप में है, जो जीव हैं, जब वनस्पतियाँ जो है वो मिट्टी के नीचे दबती हैं और लाखों और करोड़ों वर्षों में वो तब्दील होती है कोयले में, ऐसे जो जीव हैं ये जब जलीय क्षेत्रों में कहीं पे दबते हैं और इसके बाद लाखों या करोड़ों जो भी वर्ष लगता हो पृथ्वी को उन्हें ऑयल में कन्वर्ट करने में, वो कन्वर्ट कर देती है। यानी कि अगर जीव कहीं पे बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है और वो धरती के नीचे दब रहे हैं तो वो क्या बनेंगे, पेट्रोल बनेंगे और वो जल के संपर्क में होने चाहिए। अगर पेड़ पौधे हैं और वो मिट्टी के नीचे बड़े पैमाने पे दब रहे हैं तो वो क्या बनेंगे, कोयला। यानी कि अगर आप लोग मिट्टी में दबेंगे तो क्या बनेंगे, पेट्रोल बनेंगे, यानी कि आप लोग जीवाश्म ईंधन बनेंगे। पेट्रोल नहीं कहेंगे, जीवाश्म ईंधन, लिक्विड जीवाश्म ईंधन, जिसमें चूँकि मिक्स अवस्था में होता है ना, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरॉल, ये सब मिक्स अवस्था में होता है। ऐसा नहीं कि डीजल अलग बनता है और जो आपका कैरोसिन है वो अलग बनता है और पेट्रोल अलग बनता है, सब मिक्स होता है। उसको निकाल के हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। कहते हैं ना क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो कच्चा तेल होता है, उसी में मिक्स होता है। जब हम उसे फिल्टर करते हैं तो जो सबसे उच्च कोटि का होता है वो पेट्रोल होता है, जो मध्यम कोटि का होता है वो डीजल हो जाता है, जो और निम्न कोटि का होता है वो कैरोसिन हो जाता है। और उसके बाद जो कचरा बचता है वो ग्लिसरॉल होता है, जिसका उपयोग हम तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर नहीं, क्रीम, साबुन, जो भी आपके शरीर को चिकनाहट और मुलायम करते हैं, चाहे वो बाल से लेकर के नाखून या बॉडी कुछ भी हो, वो सब क्या है, इसी पेट्रोलियम के कचरे से बनाए गए पदार्थ होते हैं। आप देखते नहीं, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन का प्रचार देता है ना, पेट्रोलियम जेली, वो पेट्रोल का कचरा होता है। यानी कि जो पेट्रोल जो फिल्टर करते हैं तो जो सबसे बेस्ट मटेरियल है, जैसे जब गन्ने का आप ले जाते हैं ना, कोल्हू पहले देखा होगा, तो गन्ने को जब लगाते हैं तो खोई निकल जाता है, फिर जो है रस निकलता है, लेकिन वो गुड़ थोड़ी है, उसको पकाते हैं तो उसमें से ऊपर का जो छानते हैं तो मही टाइप का निकलता है ना, उसका भी लोग सिरका वगैरह बनाते हैं। फिर उसको बहुत फैलाने के बाद अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ठोस रूप दे देंगे तो गुड़ बन जाएगा, कम ठोस रूप देंगे तो राब कहते हैं लोग, जिसका लोग पहले लिक्विड के रूप में रस जिसको बोलते हैं गाँव में, शरबत, वो घोल के लोगों को दिया करते थे पीने के लिए। तो उसमें से देखिए कोई भी निकल रहा है एक उत्पाद, फिर जो है रस, अगर उसको वैसे ही रख रहे हैं तो रस कहलाएगा, अगर थोड़ा सा ठोस कर रहे हैं तो वो राब कहलाएगा, और ठोस कर रहे हैं तो गुड़ कहलाएगा। और उसमें से कितने सारे पदार्थ निकले ना, एक गन्ने से 4-5 पदार्थ आपने बनाए। ऐसे में जो लिक्विड पेट्रोलियम निकलता है उसी से जो सबसे उच्च कोटि का निकलेगा वो पेट्रोल, जो और मध्यम वो आपका डीजल, और निम्न कोटि का जो होगा वो कैरोसिन, और जो उसका वेस्ट कचरा निकलता है वो पेट्रोलियम जेली होता है, जिसका उपयोग साबुन में करते हैं, क्रीम में करते हैं,
शैम्पू में करते हैं, इन सभी में करते हैं। और इसका उपयोग इस समय हम ज़्यादा कर रहे हैं। इस समय हम पेट्रोल के कचरे का उपयोग अपने बॉडी में ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो माउंटेन में दफन किया जाता है वो तो तब तो सही ही है, समझ नहीं तो एक व्यक्ति के दबने से तेल नहीं बनेगा। एक व्यक्ति से नहीं, मतलब ऐसे तो कितने लोग मरते होंगे डेली, तो उसको दफन करना ही गलत है। हाँ बेटे करण आपका दिमाग खराब हो गया। ये कैसे पता चलेगा? आप कोई हट्टा कट्टा है लेकिन ऐसे करो, जैसे कितने लोग जन्म ले लेते हैं आए दिन, वैसे कितने लोगों की मृत्यु हो जाती होगी, तो अगर उनको दफना दिया जाए तो इससे तो बेनिफिट ही होगा ना। हाँ तो एक के ऊपर एक उसी में डालते जाइए खाई खोद के, तब वो पेट्रोल में तब्दील होंगे। एक एक जगह करेंगे तो नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना ताप और दाब दोनों चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, दबाव भी चाहिए। ऐसा नहीं कि धरती पे ही सबको ऐसे इकट्ठा कर देंगे तो तेल बन जाएगा। उसको एक निश्चित गहराई पे होना चाहिए। और उसके लिए ना वहाँ पे उस तरह के क्या कहते हैं संस्था होनी चाहिए, चट्टान, ऐसे चट्टान भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर वहाँ पे जैसे चट्टान है कि जो अपारदर्शी चट्टान, यानी कि जहाँ से पेट्रोल लीक ना हो, नहीं तो पेट्रोल क्या होगा अंदर अंदर फैल जाएगा मिट्टी में, वो क्या होगा घुल जाएगा। वहाँ पे ऐसे चट्टान भी होने चाहिए कि जो उस तेल मतलब वो जो जगह है वहाँ पे उस तेल को रोक के रखे, यानी कि ताप दाब के साथ साथ अपारदर्शी चट्टान भी होना चाहिए, तब वहाँ पे नहीं तो तेल सब इधर उधर आप वो रिस जाएगा, फिर आपको तेल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपारदर्शी चट्टान भी तो ऐसी भी स्थितियाँ बननी चाहिए तभी तेल मिलेगा, नहीं तो हर जगह तेल नहीं मिलेगा। हर जगह जीवों के दबने से तेल नहीं बनेगा। वहाँ पे ऐसा चट्टान होना चाहिए, वो उच्च ताप और वो दाब होना चाहिए जो उसको दबाए और उसको गलाए और लिक्विड रूप में लाए, और चट्टान होनी चाहिए जो उसको बहने ना दे, तब जाके वो आपको तेल प्राप्त होगा। इतना आसान नहीं है कि किसी को कहीं एक जगह डाल देंगे तो 1 साल बाद या 100 साल बाद वहाँ से तेल निकाल लेंगे। इतना भी आसान नहीं है। इसे नहीं तो मानो यही करता, जितने लोगों की मृत्यु होती है ना कि जलाने वलाने वाली परंपरा खत्म हो जाती है और सबको कहता दिया ये तेल बनाना है इनका। तो अगर मानव की बस में होता तो उसका भी यूज़ खास करके चाइना अमेरिका वाले तो पहले ही तेल बना लेते, इंडिया वाले तो बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप करते, चाइना वाले पहले टेक्नोलॉजी डेवलप करते और जितने लोग की मृत्यु होगी सबको एक जगह इकट्ठा करके तेल बनाते रहते और कहते हैं हम किसी से नहीं लेंगे और देंगे भी नहीं। तो ये नेचर ही बना सकता है, मानव की बस का नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग। कार्बन, तो कार्बन समझ में आ गया। ठोस रूप में भी कार्बन होता है, लिक्विड में भी होता है और वाष्प रूप में भी होता है, और ये चक्र चलता रहता है, कभी ठोस से गैस कभी गैस से द्रव। क्योंकि जो कार्बन है अगर वो ठोस रूप में है, पेड़ पौधों ने उससे भोजन बनाया और वो भोजन आपने ग्रहण किया तो ठोस रूप में है, फिर जब आपकी मृत्यु हुई तो वो मिट्टी में मिला तो क्या हो गया, फिर मिट्टी में जाएगा। अच्छा आप लोग अभी तक बिल्कुल उसी में मंत्र मुक्त हैं। तो कार्बन समझ में आ गया, कार्बन चक्र। ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र भी चलता है ना, आपके इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, यानी कि टोटल जो हवा है 100% में 78% योगदान किसका है, नाइट्रोजन का है। और हम भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जितना आपका प्रोटीन बनता है वो सब क्या है उसमें नाइट्रोजन का योगदान है। आप देख रहे हैं जो प्लांट्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं वो प्रोटीन युक्त पदार्थ बनाते हैं। जितने दलहनी फसलें हैं वो सब क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थ बनाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में, ये ऐसा नहीं कि सीधे वो प्राप्त कर लेते हैं, इसका भी रूप बदलता है। बैक्टीरिया बदलते हैं और ये स्यूडोमोनास उसको विनाइट्रिक। तो देखिए नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन गैस के रूप में है, इसका स्थिरीकरण करने के लिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो गैस है इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैविक नाइट्रोजन में बदलेंगे। जो जीवाणु है वो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, यानी कि मान लीजिए ये आपका नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, अब ये किस में बदलेगा, जैविक नाइट्रोजन में, जैविक नाइट्रोजन में बदलेगा। उसके बाद ये चक्र है, दूसरा जो स्टेप आएगा जैविक नाइट्रोजन का आएगा। तीसरा जो चक्र होगा अमोनियाकरण, फिर इसका क्या होगा, अमोनियाकरण होगा, अमोनियाकरण,
अमोनियाकरण। ऐसा नहीं है आसानी से उस नाइट्रोजन को प्राप्त करेंगे, उसका अमोनियाकरण होगा। अमोनियाकरण के बाद इसको अमोनिया में बदलेंगे। अमोनियाकरण करके क्या करेंगे, अमोनिया में बदलेंगे। अमोनिया में बदलेंगे। अमोनिया में बदलने के बाद फिर इनका रूप बदलेगा और फिर ये नाइट्रीकरण होगा। अमोनिया का नाइट्रीकरण होगा, फिर नाइट्रेट में बदलेगा। अमोनिया का होगा नाइट्रीकरण। उसके बाद नाइट्रीकरण के बाद ये बदलेगा नाइट्रेट में। जो आपके प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ले रहे हैं, नाइट्रेट के रूप में। एक क्वेश्चन भी आता है कि आपके जो पादप हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ये उसका सबसे सरल रूप है जिसको पौधे आसानी से ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इनका होगा विनाइट्रीकरण। फिर इस नाइट्रेट का क्या होगा, विनाइट्रीकरण। और विनाइट्रीकरण के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा। नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा, वापस जिस रूप में था उस रूप में आ गया। ये है इसका नाइट्रोजन चक्र, जिसको जैविक नाइट्रोजन में बदला जाएगा, फिर अमोनियाकरण होगा, फिर ये अमोनिया में बदलेगा, फिर इसका नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रेट में बदलेगा और प्लांट्स इसको अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद फिर इस नाइट्रेट को विनाइट्रीकरण के तहत जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देंगे और वापस से एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये आपका नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसका जो नाइट्रीकरण हो रहा है ना, ये जो नाइट्रीकरण होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है, पौधों को लेने योग्य, और विनाइट्रीकरण के तहत ये नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन गैस में बदलता है जो पौधों के लेने योग्य नहीं रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये दोनों क्रियाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रीकरण भी और विनाइट्रीकरण भी ये दोनों क्रियाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही संभव है। अगर ऑक्सीजन होगा तो ये संभव नहीं है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र आप सभी को मैंने बताया, ऑक्सीजन बनाने की जो क्षमता है वो किसके पास है, प्लांट्स के पास है। प्लांट्स ही जल से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन को कार्बन के साथ भोजन के रूप में तब्दील करके ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन आपका हवा में आ जाता है। अब ये बताएंगे मुझे कि ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, कहाँ कहाँ खर्च होता है ऑक्सीजन। श्वसन में सबसे पहला तो श्वसन जीव जंतु भी करते हैं और पादप भी करते हैं। दूसरा जलने में यूज होता है। कोई भी चीज़ अगर आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन के आप कोई चीज़ जला नहीं सकते। तो कोई चीज़ जलाना है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो श्वसन के लिए और किसी चीज़ को जलाने के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या और कोई चीज़ है, जल में भी तो होता है ऑक्सीजन। हाँ, जल से ही तो अलग बनता है बेटे, लेकिन इसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये कह रहे हैं उसको। हाँ, जो आपके जीव हैं वो भी तो क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को तोड़ते फोड़ते हैं तो उनको भी तो ज़रूरत पड़ती है ना ऑक्सीजन की, वो भी खर्चा करते हैं इनका। साथ ही जितने धातु हैं उनका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, धातुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है ना, फिल्टर किया जाता, ऑक्सीकरण किया जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन खर्च होता है। श्वसन में खर्च होता है, किसी भी चीज़ के दहन में खर्च होता है, धातुओं के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन खर्च किया जाता है। इन्हीं चीज़ों में ऑक्सीजन का यूज होता है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ये क्लियर हो गया ऑक्सीजन चक्र। आप जो आपका यानी कि ऑक्सीजन आपने यूज किया, इस हिसाब से आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम हुआ, और फिर आपने जब श्वसन किया तो कार्बन को निकाला और कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में गया। आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया था, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ लिया था, वो फिर क्या हुआ, टूटा और फिर वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर आया। आपके शरीर में जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में संचित होता है, ATP या ADP? ADP।
ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा संचित होता है। और यही जब टूटता है तो क्या होता है, इसमें फिर जो डाइफॉस्फेट में बदलता है। और कार्बन जो है, जो आपकी कोशिकाओं में ये जो क्रिया चलती है ना, इसी से कार्बन निकलता है, जो आपका ब्लड है ऑक्सीजन को ले जाता है, बाकी शरीर के क्षेत्र में पहुंचाता है, फिर वहां से कार्बन को लाता है और फिर फेफड़े के माध्यम से कार्बन बाहर आता है, यही श्वसन कहलाता है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपके शरीर में आने और जाने की जो क्रिया है, ये हार्ट के द्वारा या ब्लड के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे औषधि चक्र का। अभी तक जो आपने पढ़ा ये क्या था, गैसीय चक्र था, जिसमें आपने जल चक्र देखा, कार्बन चक्र देखा, नाइट्रोजन चक्र देखा और ऑक्सीजन चक्र देखा। औषधि चक्र में दो है, एक है फास्फोरस चक्र और दूसरा है आपका सल्फर चक्र। फास्फोरस और सल्फर ये दोनों आपके भूपटल यानी कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले हैं। और आपको पता है कि जो फास्फोरस है वो ज़्यादातर जीवों के खोल के रूप में, हड्डियों के रूप में, दांत के रूप में, ऐसी चीज़ों के रूप में ये फास्फोरस पाया जाता है। आपकी हड्डियों में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम मिलता है, आपके बोन्स फास्फोरस और कैल्शियम से मिलके बने होते हैं। तो ये ऐसे ही सभी जीव, जितना चाहे आपके सीप हो गए, चाहे आपके घोंगे हो गए, चाहे आपके कोरल हो गए, इन सभी जितने भी ठोस होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, दांत होते हैं, खोल होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, फास्फोरस से बने होते हैं। तो ये जब टूटेंगे तो मिट्टी में मिलेंगे, फिर मिट्टी से ये सारी चीज़ें हम प्राप्त करेंगे, यानी कि जो चीज़ें हम खाते हैं, जो भी पौष्टिक तत्व होता है उसी में होता है ना, इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें फास्फोरस है, इसको लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हम उनको प्राप्त करते हैं और उनको हमें प्राप्त युक्त बनाता कौन है, प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स ये सारी चीज़ें धरती से लेते हैं और उसे हमें उपलब्ध कराते हैं। वो सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें लगती हैं। और फिर जब हमारी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म जो बैक्टीरियाज हैं वो इन सारी चीज़ों को, हड्डियों को, दांत को, सबको तोड़ के मिला देते हैं फिर मिट्टी में, और वो चीज़ें फिर से क्या होती है, भूपटल में मिल जाती हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको क्या कहेंगे, फास्फोरस चक्र कहते हैं। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका सल्फर चक्र। सल्फर चक्र ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सल्फर क्या है, प्रोटीन का एक घटक है। और सल्फर आपका ठोस और गैसीय दोनों रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर ठोस रूप में भी पाया जाता है और गैसीय रूप में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा पदार्थ ठोस और गैसीय दोनों रूप में पाया जाता है, तो आपका है सल्फर। ये गैसीय और औषधि दोनों चक्रों में पाया जाता है। और इसका जो विशाल भंडार है ये मृदा तथा औषधों के भीतर है। इसका जो विशाल भंडार है कहाँ है, मृदा के अंदर है और औषधों के रूप अंदर ये जो है भंडारित होते हैं। खास करके कोयले में, तेल में, पीट में, इन सभी में पाया जाता है। कोयला, तेल, पीट इनमें पाए जाते हैं। चट्टान वगैरह सब सल्फर से ही बने होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। वायु में भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में थोड़ी मात्रा में है। हाइड्रोजन सल्फाइड और एक और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों में है ना सल्फर, यानी कि हवा में भी है और आपके स्थल में भी है। तो ठोस और गैस दोनों रूप में पाए जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि जो आपके सल्फर हैं, जब इन्हें छोटे छोटे जो जीव हैं ये तोड़ देते हैं, अगर जलीय क्षेत्र में तोड़ते हैं तो ये समुद्र की तली में जा करके बैठ जाते हैं। क्योंकि ये जल में और गैस में नहीं रहेंगे, सॉरी ये जल में नहीं रहेंगे लेकिन स्थल पे और गैस दो रूपों में पाए जाएंगे। तो ये क्या होंगे, समुद्र की तली में जा करके बैठ जाते हैं। और ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। सजीव जीवधारियों के शरीर से, सजीव जीवधारियों के शरीर से उत्सर्जन तथा, सजीव जीवधारियों के शरीर से उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से, उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से सल्फर निकलकर वापस मृदा, सल्फर निकलकर वापस मृदा, तालाबों, झीलों एवं समुद्र की तली में पहुंच जाती हैं।
समुद्र की तली में पहुंच जाती हैं और यह विघटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायवीय दशाओं में एस्परजिलस, वायवीय दशाओं में एस्परजिलस तथा न्यूरोस्पोरा जैसे कवकों के द्वारा तथा अवायवीय दशाओं में यानी कि जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, अवायवीय दशाओं में एस्केरिसिया कोलाई व प्रोटियस जैसे जीवाणु द्वारा होता है। प्रोटियस जैसे जीवाणु द्वारा होता है। बात समझ में आया? ये जो आपका सल्फर है, सल्फर है, इसको जो तोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, दो हैं। आपके कुछ जीवाणु या कवक ऐसे हैं जो वायवीय दशा यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं और इस चक्र को बनाए रखते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा था और इसमें हमें सिर्फ यही देखना था कि कैसे पोषक तत्वों का संचरण होता है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर ले। आयोग के आए हुए। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको मैंने नहीं बताया है, जल चक्र में सबसे ज़्यादा जो जल है वो किस रूप में पाया जाता है धरती पे? नहीं मैम, ठोस बर्फ के रूप में, मतलब मीठे पानी के रूप में या खारे? वैसे तो सबसे ज़्यादा लिक्विड रूप में है, महासागर जो है इतने सारे, लेकिन मीठे रूप में या खारे में? खारे में सबसे कितना परसेंट? 97% जो जल है ये कैसा है? लवणीय है, यानी कि खारे पानी के रूप में है। बाकी 3% जो बच रहा है वो मीठे पानी के रूप में है। स्वच्छ नहीं कहेंगे बेटा, मीठा कहेंगे। स्वच्छ और अस्वच्छ, प्रदूषित और अप्रदूषित हो जाएगा। ये कैसा है? मीठे पानी के रूप में, मीठे पानी। अब ये मीठे पानी को जो 3% है, अगर इसको 100% बना ले तो सबसे ज़्यादा किस रूप में है? बताइए। मीठा पानी आपका सबसे ज़्यादा किस रूप में है? ग्लेशियर्स के रूप में। कितना परसेंट? 75%। इस 3% को अगर 100 मान ले तो 75% आपका बर्फ के छत्रक के रूप में है। बर्फ छत्रक के रूप में है 75%। आप बचा 25%, उसको सेकंड नंबर पे क्या आएगा? भूमिगत जल 24%। सेकंड नंबर पे 24%, याद रखिएगा, आयोग का पूछा हुआ है। भूमिगत जल है, भूमिगत जो जल है वो आपका 24% है। इसके बाद जो बच रहा है थर्ड, वो झीलों में है 0.3%। झील जो है थर्ड नंबर का है 0.3% झील में है। ये क्वेश्चन आया है कि मीठे पानी में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा किस मतलब जो है रिसोर्सेज में पाया जाता है? तो तीसरे नंबर पे क्या है? झील है। और दूसरे नंबर पे धरातल है, सबसे ज़्यादा बर्फ छत्रक के रूप में पाया जाएगा। और चौथे नंबर पे जो है वो है आपका नदी 0.03%। ये होगा 0.03%, ये नदी में है, नदी में है। बाकी जो बचेगा वो आपके इन्वायरमेंट में पाया जाएगा, हवा में। तो ये आपकी जल की मात्रा हो गया। 97% आपके जो जल है धरती में वो लवण है,
यानी कि वो आपके उपयोग लायक नहीं है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएं और इस पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर लें। बाकी जो बचा है 3% उसमें से 75% हिम के रूप में है। हालांकि अब धीरे धीरे वो क्या क्राइटेरिया भी अब कम ही हो रहा है, पिघल रहा है। तो ये आपका रहा जल। आप फटाफट उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, लेट तो नहीं होगा आप लोगों को? लेट हो जाएगा, रहने दें। क्वेश्चन कर लिया जाए।